हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन इंडिया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अर्थात भारत संसाधन एवं विकास के सेक्शन को कंप्लीट रूप से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह वीडियो मुख्य रूप से 8 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं रद्द होने की वजह से उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा और ये फाउंडेशन कोर्स के लिए भी जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्सेज अर्थात संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसे संसाधन कहते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है और इससे हमें लिखने में काम आता है इसलिए ये संसाधन है। जैसे फ़ोन होता है जिससे हम दूर बैठे व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसे संसाधन कह सकते हैं। उसके बाद चेयर है, चेयर पे हम लोग बैठते हैं तो उसे संसाधन कह सकते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। बाइक हो, बाइक से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसीलिए उसे संसाधन कह सकते हैं। इस तरह से कई सारा संसाधन होता है जैसे भूमि हो गया जिसपे हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं और अपना पेट भरते हैं। उसके बाद चट्टान हो गया, उसके बाद वन हो गया जिससे हमें लकड़ी मिलती है, उसके बाद जल हो गया जो हम लोग पीने का काम करते हैं। और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम लोग वन से लकड़ी काटते हैं तो उसकी उपयोगिता के अनुसार संसाधन का निर्माण करते हैं, तब जाके हम लोग कुर्सी टेबल बेंच डेस्क का निर्माण करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसके बाद आता है संसाधन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन को मुख्यतः 4 आधार पे वर्गीकरण किया गया है। पहला हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड हो जाएगा उपयोगिता के आधार पे, थर्ड हो जाएगा स्वामित्व के आधार पे और फोर्थ हो जाएगा विकास के स्तर के आधार पे। तो चारों को अलग अलग तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन। इसको बायोटिक बोल सकते हैं, इसको अबायोटिक बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैव संसाधन का परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो संसाधन जैव मंडल में उपस्थित होता है और जिसमें सजीव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य जैव मंडल में पाया जाता है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। उसके बाद वनस्पति हो जाएगा, इसमें भी सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं क्योंकि वह विकास करता है। उसके बाद हो जाएगा मत्स्य, मतलब ये कि मछली जो होता है वो भी श्वास लेता है और इसमें भी सजीव के लक्षण पाया जाता है। इस तरह से वन में जो जीव रहते हैं जैसे हिरण, सियार, बाघ, शेर, गाय, भैंस, इस तरह से जो पालतू जानवर भी होते हैं ये सब भी जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद होता है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया तो ये निर्जीव वस्तु है तो इसे अजैव संसाधन कहेंगे। फोन हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, etc कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का कि संसाधन को परिभाषित करें। उसके बाद ये बनता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। उसके बाद आते हैं उपयोगिता के आधार पे पहले जानेंगे नवीकरणीय संसाधन को। इसको इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसको डिफाइन करेंगे। वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन चक्रीय संसाधन होता है, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे
जल को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि जल जब हम लोग जैसे नहाने में काम करते हैं तो वो पृथ्वी के अंदर रिस जाता है और वही जल रिसाइकल होके हम लोग पीते हैं। जैसे वर्षा का जल हुआ, वो जल जब पृथ्वी के अंदर रिसती है और वही रिसाइकल के द्वारा जब हम लोग नल के द्वारा निकाल के हम लोग पीते हैं तो उसको हम पुनः उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सौर ऊर्जा। मतलब ये कि सूर्य के प्रकाश जब हम अपने सूर्य प्लेट में ऑब्जर्व करते हैं, उसे कई तरह से उपयोग करते हैं। जैसे बल्ब जलाते हैं, उसके बाद मोबाइल चार्ज करते हैं, इस तरह से अन्य तरह का उपयोग किया जाता है। और अभी के दौर में सौर प्लेट के द्वारा ही सूर्य से प्रकाश ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जा रहा है और उसी पे सारा आधारित किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म वगैरह भी सौर ऊर्जा पे आधारित हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज, वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब अनवीकरणीय संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे में जब हम कोयला का एक बार उपयोग करेंगे तो वह राख बन जाएगा जो कि खत्म हो जाएगा, इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से कोई भी जैसे खनिज हो जाएगा, इसको भी कोयला तक रहने देते हैं। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन को जानेंगे। वे सभी संसाधन जो व्यक्तियों के किसी खास व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में आता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब ये कि जिस संसाधन पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है तो इसे व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। या इस तरह से कोई किसी का पर्सनल जो चीज़ें होता है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर भूमि है, जायदाद है, तो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। भले उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता हो, लगान देना पड़ता हो। अभी तो लगान का व्यवस्था नहीं है, लगान राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ करता था। लेकिन फिर भी जिस संसाधन पे जिस भूमि पे हम लोग उत्पादन करते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट रूप से क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, रुपया चुकाना पड़ता है। जैसे हम लोग जमीन का रसीद कटवाते हैं तो क्या हुआ, वह जमीन का टैक्स हुआ। जो जमीन अपना होता है उसको उत्पादन करने हेतु भी हम लोग क्या देते हैं, साल दर साल टैक्स देते हैं। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, जिस संसाधन का उपयोग सार्वजनिक रूप से किसी समुदाय के लिए किया जाता है और उससे पूरे समुदाय का लाभ होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में देखते होंगे कि शमशान, उसके बाद मस्जिद हो जाएगा। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है, जैसे चारागाह हो जाएगा जहाँ पे जानवर चरा करते हैं, उसमें सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। शमशान में हर एक व्यक्ति जा सकता है, उसके बाद चारागाह में हर एक व्यक्ति जा सकता है। खेल के मैदान पे भी हर एक व्यक्ति खेल सकता है अपने योग्यता के अनुसार। तो ये सब हो जाएगा सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। उसके बाद अगर शहर का बात करते हैं तो वहाँ पे पिकनिक स्थल जो होता है या पार्क वगैरह होता है, वहाँ पे सभी व्यक्ति मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सभी व्यक्ति प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इस तरह से जो भी स्थान होगा उसको सामुदायिक संसाधन कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और समझ लेना है कि व्यक्तिगत जो संसाधन होता है उस पे विकास बोर्ड प्राधिकरण का अधिकार होता है। मतलब गवर्नमेंट का अधिकार होता है। अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो वह किसी के निजी संपत्ति होते हुए किसी सरकारी चीज का विकास कर सकता है। हाँ, भले उसको उसके एवज में उससे बढ़िया घर दिया जा सकता है या फिर उसको रहने के लिए अलग जगह पे घर बना दिया जा सकता है या फिर उसके बदले में मुआवजा भी दिया जा सकता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो इसको डिफाइन करेंगे। किसी देश
अर्थात राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या है कि पृथ्वी के अंदर से जो सोना निकलती है या चांदी निकलती है या कोई भी खनिज निकलती है, तो अगर किसी राष्ट्र के अंदर होता है तो उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उस पर किसी जिस देश में होता है उसी देश का अधिकार होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब 200 किलोमीटर तक तट रेखा से दूर वाले जो क्षेत्र में संसाधन पाए जाएंगे, महासागरीय क्षेत्र से दूर, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मंजूरी के आधार पे किसी देश को दिया जा सकता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चाहे वो जो भी खनिज पदार्थ उसमें उत्पन्न हो सके या फिर निकल सके, उसे उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। उसके बाद जानेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 किलोमीटर तक तटीय रेखा का जो भी क्षेत्र होता है उसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जानेंगे, यहाँ पे इतना तो खटक क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है विकास के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा संभावी संसाधन, सेकंड हो जाएगा विकसित संसाधन, थर्ड हो जाएगा भंडार संसाधन और फोर्थ हो जाएगा संचित कोष संसाधन। इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। पहले आ जाते हैं संभावी संसाधन पे। जिस संसाधन का उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभावी संसाधन कहते हैं। मतलब ये कि जो संभावी संसाधन होता है उसको उचित तकनीक के अभाव में अभी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में किए जाने की संभावना होता है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। उसके बाद होता है विकसित संसाधन। सर्वेक्षण के जिस संसाधन को सर्वेक्षण के बाद उसके मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका होता है और उससे आगे आने वाले समय में उसका उपयोग किए जाने की जरूरत होती है या संभावना होती है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कई तरह से हो सकता है। उसके बाद होता है भंडार संसाधन, जिस भंडार संसाधन को भंडारित किया जा सकता है और उसे भी भविष्य में उपयोग करने की संभावना होती है। और यहाँ पे जो संभावी संसाधन है उसका एक मुख्य एग्जाम्पल है हिमालयी क्षेत्र का जो खनिज होता है, अति गहराई में होने के कारण उसका जो उत्खनन होता है वह दुर्गम एवं महंगा होता है, इसीलिए अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है भंडार संसाधन पे थे, इसे भंडारित किया जा सकता है। और संचित कोष संसाधन, ये भंडार संसाधन का ही उदाहरण होता है और इसे संचित किया जा सकता है, संचित किया जाता है और उपयुक्त तकनीक के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो जानेंगे, और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संसाधन नियोजन। सबसे पहले जाने हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। जब संसाधन को डिफाइन कर लिए हैं तो उसके बाद आता है संसाधन नियोजन। मतलब ये है कि जब हमारी आवश्यकताओं को जो पूर्ति करता है उस सबको अगर संसाधन कहते हैं तो इसका नियोजन भी तो सही ढंग से करना जरूरी है, या कह सकते हैं कि अपरिहार्य है। अभी तो अनिवार्य मान सकते हैं, कुछ ऐसा संसाधन है जिसके बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, मतलब रहना, सही जीवन को सही ढंग से चलाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे संसाधन नियोजन को। विवेकपूर्ण संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब यही होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही मात्रा में उसका अगर उपयोग करें तो वो विवेकपूर्ण उपयोग कहलाएगा। और इस तरह से हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। अगर हमें वाटर का अगर ज़रूरी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब बात करते हैं नहाते हैं तो उसमें आवश्यकता से अधिक वाटर क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को वाटर की समस्याओं से झेलना पड़ सकता है या उसको मतलब समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी मात्रा में हमें जिस संसाधन के उपयोग करने की आवश्यकता होती है उतना ही मात्रा में उस संसाधन का उपयोग करेंगे और उसे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखेंगे। और यहाँ पे कई सारा एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे क्या है कि झारखंड में
झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला का असीमित भंडार है। उसके बाद जानेंगे बिहार में चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में है और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की असीमित भंडार है। उसके बाद राजस्थान में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि यहाँ पे जल संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। जल संसाधन के मामले में राजस्थान निर्धन है, यानी कि गरीब है। इतना होने के बावजूद भी इतना जो देख रहे हैं, इसका विकास जिस स्तर पे चाहिए होता था उस स्तर पे अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे जो मेन जो कारण है वो ये है कि ये जो संसाधन है उसका नियोजन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर सही ढंग से नियोजन होगा तो इसका विकास अपरिहार्य रूप से होगा ही। और ये समझिए कि भारत में अभी जो पढ़ रहे हैं कि भारत के बारे में मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, तो भारत में संसाधन का विकास आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। मतलब ये कि भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश को संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करके विकसित होना बहुत ही परम जरूरी है। अब जानेंगे आगे। अब महत्वपूर्ण चीज जानेंगे कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पे लगाया जा रहा है। ये वही स्थान है जहां पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अब जानेंगे भारत में संसाधन नियोजन। मतलब ये है कि जब संसाधन नियोजन समझ में आ गया कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोगी संसाधन नियोजन कहलाता है, तो भारत में संसाधन का नियोजन किस तरह से किया जा सकता है। तो पहला जो प्रोसेस है वह संसाधनों का सर्वेक्षण करवाएंगे कि किस जगह पे किस तरह के संसाधन पाए जाते हैं। सेकंड हो जाएगा सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से उपयोग करना। मानचित्र तैयार करेंगे और उसका देखेंगे कि गुण कैसा है और उसका मात्रा कितना और ये कहाँ पे कितनी मात्रा में जरूरी है। थर्ड देखेंगे प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, कौशल एवं संस्थागत नियोजन करेंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करेंगे, ताकि क्या है अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। पहले जाने थे संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद जाने थे कि संसाधन का नियोजन किस तरह से होता है। अब जानेंगे कि संसाधन को संरक्षण कैसे करेंगे। जब तक संरक्षण नहीं रहेगा तब तक नियोजन कर पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहला तो संसाधन को नियोजित करेंगे, सही ढंग से इकट्ठा करेंगे और उसका विवेकपूर्ण आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेंगे तो संसाधन संरक्षण रहेगा। उसके बाद जानेंगे रिवर्स इकोनॉमी, अर्थात इसको कह सकते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मतलब ये है कि अभी के दौर में प्रकृति में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे जो पर्यावरण है प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए इसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो कुछ टर्म है उसको जानेंगे। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ और यह 5 जून को आयोजित हुआ था। इसी दिन से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष मनाया जाता है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 5 जून को। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमशेर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राजील में स्थित है। और लास्ट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास। इसको डिफाइन करेंगे। संसाधनों का वर्तमान भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सतत विकास कहलाता है। मतलब ये
कि कोई अभी संसाधन है उसका भविष्य की आवश्यकताओं के को ध्यान में रखते हुए आप भी उसका सही ढंग से उपयोग करेंगे प्रदूषण रहित, तो उसको कहेंगे सतत विकास अवधारणा। और यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन है तो एग्जाम्पल रह सकता है इस तरह से, यहाँ पे रह सकता है कोयला, दूसरा रह सकता है भूमि, तीसरा रह सकता, नवीकरणीय का बात किए ध्यान से समझेंगे। उसके बाद तीसरा रहेगा वन और चौथा रहेगा ए एंड सी। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखना, कोयला है, कोयला को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, इसके उपयोग करने के लिए लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद भूमि नवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि इस पे कई तरह के फसल का उत्पादन किया जा सकता है और यहाँ पे बार बार इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, वन को भी बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या बोले हैं, नवीकरणीय संसाधन, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, ये हो जाएगा नवीकरणीय और ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। तो आप किसी भी तरह से पूछे तो आप बता सकते हैं निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन अनवीकरणीय संसाधन है, या फिर प्राकृतिक संसाधन, जैव अजैव, इस तरह से आप बना सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।